हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जो मैं पर डे लेक्चर अपलोड करता हूँ उसको अच्छे से देखते होंगे, उसका नोट्स बनाते होंगे, उस नोट को रिवाइज करते होंगे। तो मैं सावन राज भारती आपका आपके चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने देखा कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, कैसे कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं, वो कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर के टाइप्स है। हमने ये सब पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया। आईटी मेंस एडवांस बोर्ड में आए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर की, कि E2 रिएक्शन क्या होता है, वो किस मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है, क्या ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट के जो स्पेसिफाइड नाम है मैं आपको वो बताऊंगा कि वो नाम क्या है। तो ये सब को जानने के लिए, समझने के लिए बने रहे हमारे वीडियो पे। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो लगभग 50 मिनट 1 घंटे की बन जाता है, क्योंकि मैं आपको सारा कंटेंट देना चाहता हूँ ताकि आप अगर एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी हमेशा हो। क्योंकि एडवांस एग्ज़ाम को लिखना केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं होता, उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है कंसेप्ट की क्लियरिटी, कि क्या आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा तो आप एडवांस के सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से उसको सॉल्व कर सकेंगे कुछ कम टाइम में, मिनट में, कुछ कम समय में। तो हमारा ये मोटो है कि आपको 100% कंटेंट देना, ताकि आप जब किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बैठें तो आप में कंसेप्ट की कमी ना हो, आपको सारा कंसेप्ट मिलते जाए। इसलिए मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो 100% कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ। तो आज इसी बात पे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर की, कि एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर होता क्या है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उसमें मेंस एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर की। एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। इसको जनरली हम E2 से डिनोट करते हैं, E2। मैं आपको बताऊंगा कि E2 कैसे होता है। अब आप धीरे धीरे इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि E2 क्यों आता है, डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। अब धीरे धीरे आपके माइंड में कुछ ना कुछ इसके बारे में कंसेप्ट डेवलप हो रहे होंगे। यही हमारा मोटो है कि आपके अंदर कंसेप्ट का किसी तरह डेवलपमेंट हो, ताकि आप इस रिएक्शन को पढ़ने के पहले कुछ ना कुछ अपने माइंड में इमेजिन कर सकें कि ये शायद ऐसा होता होगा। वही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए इस रिएक्शन को आगे पढ़ते हैं। ये है एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर में क्या होता है, जो HX मतलब हाइड्रोजन है या हैलोजन है, दोनों एक साथ निकलते हैं। जैसे आपने एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर में देखा कि सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल निकलता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं पढ़े हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाके देखें, क्योंकि एक सीरीज में चलना, एक सीरीज में क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, कंसेप्चुअल जो थॉट है उसको जनरेट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बाई मॉलिक्यूलर कहलाता है, E2 क्या होता है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH2OH।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप E1 की बात करें, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी मेंस में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि ये जो रिएक्शन होगा वो E1 को फॉलो करेगा या E2 को फॉलो करेगा रिएजेंट को देख के, तो इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि देखिए E1 में क्या होता है, OH माइनस यहाँ से निकलता है, OH माइनस यानी कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटन के फॉर्मेशन होने के बाद ये अपने आप को रीअरेंज करता है, रीअरेंज करने के बाद फिर हाइड्रोजन H+ आयन निकलते हैं, उसका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, OH आयन, OH माइनस आयन और H+ दोनों एक साथ निकलते हैं। देखिए कैसे, जब आप इसको आगे प्रोसीड करते हैं, जब इसको आप आगे प्रोसीड करते हैं तो जनरली इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग बेस हम क्यों लेते हैं, मैं आपको सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, RCH2, आप इसको जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। मतलब सिर्फ मैंने एक हाइड्रोजन को अलग कर लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, इस मैकेनिज्म को देखिए कि इसमें क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए इसमें क्या होता है, OH आयन, OH माइनस आयन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है ये बॉन्ड, और हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है ये बॉन्ड। देखिए जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी दो बॉन्ड का ब्रेक होता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। E1 में हमने पढ़ा कि पहले ये बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद ये बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या है, एक साथ OH+ और OH- एक साथ निकलते हैं। वो किसकी कमाल है, वो स्ट्रॉन्ग बेस का कमाल। मैं आपको बताऊं कि कैसे स्ट्रॉन्ग बेस के ब्यूटी पर ये रिएक्शन कंप्लीटली डिपेंड करता है। देखिए ये क्या होता है, OH- आयन जो यहाँ पे OH- आयन जो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, H+ भी धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, और धीरे धीरे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या हुआ यहाँ पे, RCH के साथ H अटैच था, CH2 के साथ OH अटैच था। यहाँ पे क्या हुआ, जब हम इसको इस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किए तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे C और H का बॉन्ड टूटने लगा। उसके बाद सेम टाइम में कार्बन और OH आयन के बॉन्ड टूटने लगे, और सेम टाइम में धीरे धीरे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ये जो है ये मैकेनिज्म है E2 रिएक्शन का, ये मैकेनिज्म है कि ऐसे यह प्रोसीड करता है, और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए मैं एक नए चीज को यहाँ पे ला रहा हूँ, एक नए वर्ड को ला रहा हूँ जो आपके लिए शायद नया हो। तो वो वर्ड है, इसको ये जो कंपाउंड बना ट्रांजिशन स्टेट में जो कंपाउंड बना उसको, उस कंपाउंड को हम कहते हैं बेबी एल्कीन। उस कंपाउंड को कहते हैं बेबी एल्कीन। बेबी एल्कीन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, धीरे धीरे डबल बॉन्ड का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे एल्कीन बन रहा है, और ये इसका इनिशियल फेज है। ये जो क्या है, इनिशियल फेज है, मतलब अब धीरे धीरे एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब एल्कीन जो इस स्टेज में अभी बेबी स्टेज में है, एल्कीन जो अभी है बेबी स्टेज में, इसलिए इसको हम कहते हैं बेबी एल्कीन। उसके बाद क्या होता है, जब ये फर्दर प्रोसीड करता है, इसको आप लिख लें कि ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ये मतलब ये स्टेट है, ये कंपाउंड का एक स्टेट है जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, और इस कंपाउंड को बेबी एल्कीन कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, पहले ट्रांजिशन स्टेट को लिख लें। देखिए उसके बाद जो ये आगे प्रोसीड करता है तो क्या होता है, थोड़ा कुछ देर के बाद जब रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, या रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, तो H+OH- आयन, H+OH- आयन कंप्लीटली निकल जाता है।
तो जब H प्लस OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RCH डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन कंप्लीटली बन गया और H प्लस और OH माइनस कंप्लीट निकल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखा होगा कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज तो आया ही नहीं। क्या हुआ, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस साथ साथ ही निकलते चले गए। OH माइनस आयन पहले निकलता तब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता था, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, OH माइनस धीरे धीरे जैसे निकलते गया, H प्लस धीरे धीरे उसी टाइम पे बाहर निकल गया और धीरे धीरे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो कार्बोकेटायन बनने का इसको मौका ही नहीं मिला। तो ये बेबी एल्कीन के रूप में अपने आप को देखा, बेबी एल्कीन बना और जब आगे प्रोसीड किया तो एल्कीन प्लस H2O का एक मॉलिक्यूल निकला। ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर का। इसमें ट्रांजिशन स्टेट का, ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, बेबी एल्कीन बनता है। आप इसको नोट कर लें। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, क्योंकि देखिए आपने मैकेनिज्म को समझ लिया कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे बना, बेबी एल्कीन क्या होता है, कैसे हम देखें कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, कौन सा रिएजेंट यूज किए, ये तो मैकेनिज्म हो गया। अब क्यों किए रिएजेंट वैसा हम यूज क्यों किए, क्यों कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर डज नॉट फॉर्म कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि H प्लस और OH माइनस आयन दोनों एक साथ बाहर निकल गए। अगर OH माइनस आयन पहले बाहर निकला तो H कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता था E1 में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस और OH माइनस दोनों साथ में ही बाहर निकल गए, इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। इसलिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसको हम जनरली E2 कहते क्यों हैं, क्यों इसे E2 कहते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले कि ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको दिखाया कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड किया, तो ये जो होता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में पूरा मैकेनिज्म, पूरा रिएक्शन हो जाता है। क्योंकि देखिए ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है, ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा समय के लिए बनता है। वो अगर आप उसको मिनिमम एवरेज के रूप में देखें तो 10⁻⁻5 या 10⁻⁻6 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का 10⁻⁶ पार्ट, एक सेकेंड का 10⁻⁶ पार्ट जो होता है, उतना टाइम के लिए ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कितना कम समय के लिए ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए यह सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। एक ही रिएक्शन में, एक ही स्टेप में पूरे मैकेनिज्म को फॉलो कर देता है। और E2 तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR या स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं, वो सम कांस्टेंट। ये आप समझ जाएंगे कि सम कांस्टेंट हम क्यों लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है, मैं जब केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल बताऊंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी आप देखें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू Rx, मतलब जो एल्काइल हैलाइड हम रिएक्टेंट में यूज किए हैं वो, और जो हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं,
जो हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं उसके भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो एल्काइल हैलाइड हम यूज किए और जो बेस यूज किए दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1। जब आप इसको दोनों के पावर को जोड़ेंगे तो ये होगा 2, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। और आप देख लें कि एक स्टेप में होता है उसमें RX का भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहता है और बेस जो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं उस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। मतलब जनरली 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहे, इसलिए E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको नोट कर लें। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो हमने यहाँ पे यूज किया वो हम क्यों लेते हैं, वीक बेस क्यों नहीं लेते। देखिए जनरली बेस तो हमको लेना ही है। जैसे आपने देखा कि वहाँ से हमें H+ को निकालना होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि H2SO4 होता है, वहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो H+ वहाँ से बाहर निकल जाता है, HSO4- बचता है वहाँ पे, वो HSO4- एक बेस है। क्योंकि देखिए बेस हम इसलिए देते हैं कि क्या कि वहाँ से वो H+ को एक्सट्रैक्ट कर सके, H+ को वहाँ से निकाल सके। लेकिन वहाँ पे हमने वीक बेस का यूज किया था, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हैं। आखिर क्यों? तो देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप ट्रांजिशन स्टेट या जब आप बेबी एल्कीन बनाते हैं, ये आपका बेबी एल्कीन हुआ, मतलब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम वीक बेस ले लें, तो क्या होगा। देखिए जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन में वीक बेस यूज करते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, OH- के आयन का निकलने का इंतजार नहीं करता। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, OH- के आयन के निकलने का इंतजार नहीं करता, वो H+ को भी साथ ही साथ खींचता है। इस बेस का काम है इस H+ को एक्सट्रैक्ट करना, H+ को बाहर निकालना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, OH- आयन के निकलने का इंतजार नहीं करता, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो यहाँ से साथ ही H+ को निकालने लगता है, जिसके कारण ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और बेबी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन नहीं बनता है और एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर के रिएक्शन को फॉलो करके, उसके मैकेनिज्म को फॉलो करके आगे प्रोसीड होता है। और अगर हम वीक बेस लेते हैं तो क्या होता है, वीक बेस जनरली इंतजार करता है कि पहले OH- आयन निकलेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी को देखते हुए हम H+ को बाहर निकाल लेंगे। वो वीक बेस का काम है। इसलिए हम यहाँ पे जनरली स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं ताकि वो OH- के आयन का निकलने का इंतजार नहीं करे और H+ को वो साथ ही साथ बाहर निकाल दे, जिसके कारण ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो और बेबी एल्कीन बने। आप इसको नोट कर लें। फोर्थ पॉइंट है ट्रांजिशन स्टेट। या इसको कहते हैं बेबी एल्कीन। देखिए बेबी एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ E2 होगा। तो देखिए क्या हुआ कि अगर हमको रेट ऑफ E2 को डिफाइन करना है, हम तो क्या देखेंगे, बेबी एल्कीन के स्टेबिलिटी को देखेंगे। वहाँ पर E1 में हम क्या देखते थे, तो हमें अगर रेट ऑफ E1 निकालना था तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को चेक करते थे। यहाँ पे रेट ऑफ E2 अगर निकालना तो हम स्टेबिलिटी ऑफ बेबी एल्कीन की बात करेंगे। अब देखते हैं कि बेबी एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, कैसे जानेंगे कि कौन बेबी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। जनरली यहाँ पे आप बात होती है स्टेरिक हिंड्रेंस की। देखिए जो मोर क्राउडेड बेबी एल्कीन है, मोर क्राउडेड या सब्स्टिट्यूटेड
मोर क्राउडेड या सब्स्टिट्यूटेड जो बेबी एल्कीन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। मोर क्राउडेड का मतलब जैसे देखिए मैं आपको 3 एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि मोर क्राउडेड को आप कैसे जानेंगे। मतलब यहाँ पे COH CH3 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 H CH3 OH CH2 CH3 OH। देखिए यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है। देखिए आपको सबसे ज़्यादा क्राउडिंग कहाँ लग रहा है, क्राउडिंग में सबसे ज़्यादा भीड़ आपको कहाँ लग रहा है, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, क्योंकि OH माइनस आयन यहाँ से ही निकलना है, आपको देखना है उस कार्बन पे जहाँ से OH माइनस निकल रहा है, तो OH माइनस यहाँ से निकलेगा। इस कार्बन की रिस्पेक्ट में अगर आप बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्राउडिंग यहाँ पे, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ E2 शो करेगा वो ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। अगर इसमें आपको देखना है मोर क्राउडेड या सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग होगा वहाँ पे वो ट्रांजिशन से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांजिशन से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ E2 ज़्यादा होगा। आप इसको नोट करना है। पॉइंट है वो है कि सॉल्वेंट हम कौन सा यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो कौन कौन सा हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। देखिए जनरली जो यहाँ हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है पोलर एप्रोटिक। हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पोलर एप्रोटिक होता है। आप अब जान चुके होंगे प्रोटिक क्या होता है, प्रोटिक क्या होता है। प्रोटिक क्या होता है, उसमें ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जो न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है उसको घेर के रखता है, उसको बाउंडेड स्ट्रक्चर में रखता है। और एप्रोटिक क्या होता है, उसको बाउंडेड स्ट्रक्चर में नहीं रखता है। तो यहाँ देखिए पोलर सॉल्वेंट की हमें क्यों जरूरत पड़ी, ताकि हमको C और X कोई भी एलाइड है, या आप X की जगह OH भी ले सकते हैं, जैसे हमने OH का एग्जांपल देके बताया। आप यहाँ पे X कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो हमको क्या होना है, C और X के बॉन्ड को तोड़ना है, तो हमें प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगी। और X माइनस तो कम्प्लीटली बाहर निकलता ही नहीं है, क्योंकि देखिए H प्लस और X माइनस, ये H प्लस और OH माइनस, अगर आप न्यूक्लियोफाइल X माइनस को लेते हैं तो H प्लस और X माइनस एक साथ बाहर निकलते हैं। तो जब दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे और जब एल्कीन कम्प्लीटली बन जाएगा तो फाइनली X माइनस जो फाइनली इस पर रिएक्ट नहीं कर सकेगा, फाइनली उस कंपाउंड पर अटैक ही नहीं कर सकेगा। तो हमें प्रोटिक सॉल्वेंट की यूज़ क्या पड़ेगी, क्यों लें हम प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट तब लेते हैं जब X माइनस को फिर उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस और X माइनस दोनों साथ ही निकल रहे हैं, तो फर्दर ये उस पर अटैक कर ही नहीं सकता, X माइनस उस पर अटैक कर ही नहीं सकता, इसलिए हम एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। आप इसको नोट करें। सिक्स पॉइंट है टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप की। टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप की मैंने आपको बताया कि लिविंग ग्रुप की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी बाहर निकलने की, लिविंग ग्रुप जितना जल्दी बाहर निकल जाए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम OH माइनस का एग्जांपल लिए थे, OH माइनस उस रिएक्शन से जितना बाहर निकल जाए उतना जल्दी H प्लस उस रिएक्शन से बाहर निकलेगा। जितना जल्दी OH माइनस और H प्लस जितना जल्दी दोनों रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये जल्दी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और रेट ऑफ E2 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ E2 टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। नोट कर लें। जो 7th पॉइंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट ऑफ E2 टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। क्यों, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं ये ट्रांजिशन स्टेट के आगे को मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे C और X के बॉन्ड टूट रहा है, C और X का बॉन्ड टूट रहा है, C और H का बॉन्ड टूट रहा है, और C और C का बॉन्ड बन रहा है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बॉन्ड टूट रहा है, दो बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ी उससे कम एनर्जी निकलता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए क्या होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जो हमें एनर्जी देते हैं तभी बॉन्ड टूटता है। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉन्ड टूट रहा है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी दोनों को बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और उतना एनर्जी यहाँ से निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है, फाइनली हमको एनर्जी देना पड़ रहा है। जो रिएक्शन में एनर्जी बाहर से देना पड़ता है वो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का यहाँ पे डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होता है। और हमने पढ़ा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं वो जनरली हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं, हाई टेम्परेचर फेवर करते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, जो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा उसको। एंडोथर्मिक रिएक्शन E2 रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, हाई टेम्परेचर फेवर करता है। इसीलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर जितना ज़्यादा रेट ऑफ E2 उतना ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको, जैसे हम लोग वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ किए थे, हमने वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया था यहाँ पे E2 पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्ट्रॉन्ग बेस की। देखिए अगर आपको जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस, आपको कुछ कंपाउंड दिए रहेंगे तो आपको पहचानना है क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यही आपको बार बार रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, NaNH2, H3, ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी प्रेजेंस, जिसका प्रेजेंस अगर आपको दिखे, एल्कोहलिक जिसका प्रेजेंस अगर आपको दिखे तो आपको यह इंटरप्रेट आपके मन में हो जाना चाहिए कि जो ये रिएक्शन होगा ये E2 को ही फेवर करेगा। आप इसको नोट कर लें। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है आपके सामने। एलिमिनेशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर का जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। वीडियो को पॉज करें, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, खूब प्रयास करें ताकि आपका जो माइंड है, जो आप जहां तक सोच पाते हैं वहां तक ज़रूर सोचें। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसका घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं हो रहा है या हो रहा है, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप खुद से कितना एफर्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। वीडियो पॉज कर लें, चाहे आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, टाइम दीजिए, क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपके बोर्ड स्क्रीन पे रहा। ये वीडियो पॉज करें, 2 3 4 5 आइए देखते हैं। ये देखिए आपको मैंने बताया कि एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है और ये E2 रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर फेवर करता है यहाँ, इसलिए ये हीट का सिंबल भी दिया हुआ है। तो ये जनरली E2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो देखिए Br यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, धीरे धीरे Br निकलते रहेगा। यहाँ से Br का अटैच है, इस कार्बन से Br अटैच है और इसके बगल वाले कार्बन से धीरे धीरे एक साथ दोनों H निकलते जाएगा। तो जो पहली प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे Br निकला, यहाँ इस कार्बन से Br अटैच है, यहाँ से हाइड्रोजन, धीरे धीरे Br निकला, धीरे धीरे यहाँ से H निकला, धीरे धीरे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, बी आर माइनस यहाँ से निकलेगा, एच प्लस यहाँ से भी निकल सकता है, एच प्लस यहाँ से भी निकल सकता है। तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। दोनों एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो आप हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से, हाइपर कंजुगेशन के रूल को अप्लाई करके आप यहाँ से स्टेबिलिटी को पता करके आप मेजर माइनर बता सकते हैं, सेटजी और हॉफमैन प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, 336 अल्फा हाइड्रोजन, 336 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। 336 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा, मतलब जो सेटजी प्रोडक्ट होगा, सेटजीब जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, और हॉफमैन प्रोडक्ट ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेजर में होगा, ये माइनर में होगा, ये मेजर में होगा, ये माइनर में होगा। अब इसको पहले नोट करें। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है CH3O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस हीट। तो देखिए बी आर धीरे यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा ये होगा। इस पे तो कुछ देखना ही नहीं है, फाइनल जो प्रोडक्ट हो ये, और कोई एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ Cl माइनस यहाँ से निकलेगा बाहर, हो सकता है इस कार्बन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, मतलब हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए, हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ बने। क्योंकि देखिए इस कार्बन से क्लोरीन अटैच है, धीरे धीरे क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। इस कार्बन के बगल वाले कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है। ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों में से निकले बात बराबर है। या तो हो सकता है इस कार्बन से निकले, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो ये भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, और एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। दोनों एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। अब इसमें फाइंड करना है कि सेटजिब कौन है, हॉफमैन कौन है। तो सेटजिब के लिए सेटजिब प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट सेटजिब प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पे देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन 3 3 6 3 9 3 12, मतलब 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, 1 1 3 4 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये आपका सेटजिब प्रोडक्ट है और ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है। मतलब सेटजिब प्रोडक्ट क्या, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो सेटजिब प्रोडक्ट कहलाता है, और जो लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसलिए जो मेजर में होगा वो ये होगा, और माइनर जो होगा वो ये होगा, और ज़्यादा अमाउंट में ये बनेगा, कम अमाउंट में ये बनेगा। नोट कर लें आप इसको। वेरी गुड। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें पहले, आप अपने से इस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, आप इसको पहले अपने आप से सॉल्व करें। हो गया, वीडियो पॉज करें, इस पर कुछ प्रैक्टिस करके सोचे आपको क्या आंसर आया इसमें, सोचे कहीं आपका आंसर ये तो नहीं आया, कहीं आपका आंसर ये तो नहीं आया, तो आप बिल्कुल गलत है, ये आंसर होगा ही नहीं। क्यों, देखिए बी आर धीरे धीरे यहां से निकलेगा, बी आर धीरे धीरे यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलता, फिर से बी आर माइनस धीरे धीरे यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलता, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का चारों वैलेंस सेटिस्फाई है, मतलब यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो हम इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अब इसको लिख भी लें, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होगा। वेरी गुड, इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, Cl माइनस धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा,
हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए कि आप जितने एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हैं, जितने आपके मन में जो प्रोडक्ट हो रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकता है, उसको आप पहले ड्रॉ करें। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकता है वो ये भी हो सकता है, और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है हो सकता है वो ये भी होगा। दोनों एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। अब बात करने की कौन सेटजिफ है कौन हॉफमैन है, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर तो कोई कार्बन नहीं, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, हाँ यहाँ पे एक कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन अटैच है, हाँ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ठीक है 3, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन 3, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में जितना हाइड्रोजन अटैच है मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये सर्जी प्रोडक्ट होगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ये मेजर में होगा, ये माइनर में होगा। नोट करने देता हूँ, आप उसको खुद से प्रैक्टिस करें और उसमें से एक ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ट्विस्ट क्वेश्चन होंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ टिप्स भी देता हूँ, पहले सबसे पहले मैं टिप्स मैं आपको शेयर करता हूँ, कुछ क्लू देता हूँ, कुछ हिंट्स देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सर्जी प्रोडक्ट ही मेजर बने। सर्जी प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और हॉफमैन प्रोडक्ट वैसा प्रोडक्ट है जो लीस्ट स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। लेकिन मेजर माइनर को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जनरली हम ये कह देते हैं कि सर्जी प्रोडक्ट मेजर में होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर में होता है। लेकिन तब तक जब तक कोई भी बल्कि बेस ना आ जाए, मतलब कोई ज़्यादा ग्रुप वाला, कोई सबसे ज़्यादा भारी बेस ना आ जाए, अगर बल्कि बेस आ जाता है तो ये कंसेप्ट ट्विस्ट कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा और सर्जी प्रोडक्ट माइनर बनने लगेगा और हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनने लगेगा। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको कुछ उसी वही क्वेश्चन, कुछ सभी क्वेश्चन में से मैं वो क्वेश्चन भी एक इस इनपुट में डाल दूंगा, आपको उसको सोचना। अटेम्प्ट कर लिया आप लोगों ने। आइए यहाँ से क्लोरीन धीरे धीरे बाहर निकलेगा, हो सकता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ Cl माइनस यहाँ से निकलेगा, हो सकता है हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड देखिए यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, दोनों आइडेंटिकल है। मतलब जो यहाँ से निकलेगा अगर डबल बॉन्ड यहाँ आए या डबल बॉन्ड यहाँ आए तो प्रोडक्ट सेम होगा, दोनों का आइडेंटिकल होंगे। तो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा तो वो ये हो सकता है। जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट दोनों, ये दोनों इसके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब जब हम क्या बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन की, अब दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करें। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, यहाँ पे कितना, एक कार्बन, एक डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, यहाँ पे कितना, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। इसके पास अगर आप देखें 2 तो 4, 3 3 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल ये होगा, मतलब ये मेजर में होगा, ये सर्जी प्रोडक्ट होगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, ये मेजर में होगा, ये माइनर में होगा। आप डबल बॉन्ड को देख के थोड़ा तो घबराए होंगे कि डबल बॉन्ड कैसे आ गया। आप देखिए डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन आपको समझना है। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि देखिए आपको क्या करना है, जनरली Cl माइनस यहाँ से निकालना है, H प्लस यहाँ से निकालना है। देखिए ये रिएक्शन जनरली होता ही नहीं है, आपको कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी रिएक्शंस दे देंगे जो आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकेगा। क्योंकि देखिए यहाँ से Cl माइनस यहाँ से धीरे धीरे निकलेगा
और यहाँ से H प्लस निकलता, अगर इसको निकालने के लिए कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, KOH की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दे, डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है वो कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दे। KOH को उतना दम नहीं है, KOH में उतनी पावर नहीं है कि वो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दे, इसलिए ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं होता है, इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। और इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व करें। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे Br निकलेगा, यहाँ से धीरे धीरे Br निकलेगा, इस कार्बन से ही H प्लस निकालना पड़ेगा क्योंकि इस कार्बन के बगल वाला कार्बन यही है। यहाँ से H प्लस निकलेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, तो प्रोडक्ट एक ही एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा और वही उसका स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, नोट कर लें आप इसको। अब इस क्वेश्चन को देखें, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा बचा है जहाँ पर कुछ ना कुछ कंसेप्ट में, जहाँ कुछ ना कुछ एक ऐसा रूल लगेगा जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजिक, हॉफमैन और मेजर और माइनर का। देखिए मैं आपको ये सबको सॉल्व करने के लिए मैं ये सबको सॉल्व में आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि देखिए जहाँ पर आपको बल्कि बेस नहीं मिले, जहाँ पर जैसे अल्कोहल NaOH है, अल्कोहल KOH है, CH3O माइनस हो, C2H5O में जो आपको स्ट्रॉन्ग बेस को जो मैंने बताया, उसमें कुछ बल्कि बेस भी, जैसे ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये क्या होता है, बल्कि बेस होता है। जहाँ पर आपको बल्कि बेस नहीं मिले, जहाँ पर सिंपल बेस मिले, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट ही मेजर होता है और हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर होता है। फिर से, जहाँ पर आपको बल्कि बेस ना मिले वहाँ पे स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट मेजर होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर होता है। लेकिन जहाँ पर आपको बल्कि बेस मिल जाए, जहाँ पर आपको बल्कि बेस मिल जाए वहाँ पे स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट माइनर हो जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। तो अगर हम इसका स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट, जैसे कि इसका क्या क्या एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकता है, वो ये हो सकता है, ये इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकता है। तो देखिए स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट क्या है, अब आपको यहाँ पे सिर्फ आपका कंसेप्ट काम आएगा जो मैंने आपको दिया है कि स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट हमेशा वैसा प्रोडक्ट होता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे मेजर माइनर की बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आना चाहिए कि जो ज़्यादा स्टेबल है वो स्ट्रेटजिक, जो कम स्टेबल है वो हॉफमैन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, मेरे हिसाब से तो ये है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे मात्र 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये स्ट्रेटजिक प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये तो फिक्स हो गया। अब बात करना है मेजर माइनर की। देखिए क्या होता है जनरली, ये जो बल्कि बेस है ये स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ पे कम होता है वहाँ पे अटैक करता है। क्योंकि देखिए अगर आप इस चीज़ को देखें, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से निकला है, क्लोरीन यहाँ से निकला, ये बेस का काम क्या है, H प्लस को निकालना। तो 2 ही साइट है, 2 ही डोनर कार्बन है जो H प्लस को दे सकता है, या तो ये या तो ये, 2 ही साइट है, या ये कार्बन या ये कार्बन। तो देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो ये क्या करता है, तो देखिए ये कार्बन क्या है, जैसे इधर से अगर ये बेस अटैक कर रहा है तो ये कार्बन के साथ ये फ्रीली अटैक कर सकता है, लेकिन इस कार्बन तक पहुंचने में इसको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, तो यहाँ पे क्या वो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो बल्कि ग्रुप क्या करता है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है वहाँ पर अटैक नहीं करता, वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो जनरली क्या होगा, ये जो 3 डिग्री अल्कोहल बना है जनरली यहाँ से H प्लस निकालना चाहेगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकालना आसान है, यहाँ से H प्लस निकालना मुश्किल है। तो यहाँ से H प्लस निकालेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इसके बीच होगा, यहाँ से H प्लस निकालेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इसके बीच होगा। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जब इसके बीच में होगा तो प्रोडक्ट जो मेजर होगा तो ये होगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ज़्यादातर यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकालना इस बल्कि बेस के द्वारा ईजी है, यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल है। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा,
तो ये मेजर में होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बहुत कम होगा, तो ये माइनर में होगा। तो आपने देखा कि हॉफमैन प्रोडक्ट जो हो रहा है वो मेजर में हो रहा है, और जो सर्जी प्रोडक्ट हो रहा है वो माइनर में हो रहा है इस केस में, जब बल्कि बेस प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे देखा कि, तो देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि जहाँ पर आपको बल्कि बेस ना मिले, जहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री या कोई भी बल्कि बेस, जैसे 2 कार्बन से CH3 अटैच है, जहाँ पर आपको बल्कि बेस ना मिले वहाँ पर आपको सर्जी प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है। जो सर्जी प्रोडक्ट आपका बनेगा, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो मेजर में होगा, जो सबसे कम स्टेबल प्रोडक्ट होगा, जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, वो माइनर में होगा। लेकिन जो आपको बल्की बेस मिले, जैसे बल्की बेस में आप 3 डिग्री अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, O- Na+ भी यूज कर सकते हैं, जनरली ये बल्की बेस में आते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बल्कि बेस के अंदर आते हैं। तो जहाँ कहीं पर आपको ये बल्कि बेस मिले तो आपको ये याद रखना है कि सर्जी प्रोडक्ट जो होगा वो माइनर हो जाता है, और हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर हो जाता है। तो यहाँ तक था एलिमिनेशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर के का कंसेप्ट। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, मेंस में आए हुए, एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। अब आपका जो कंसेप्ट है इस एलिमिनेशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर को लेकर, तो आपका ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कोई भी क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करें, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि वो क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में हमेशा यूज होता रहेगा, हमेशा आता रहेगा, उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर। यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन है, जो सबसे न्यूक्लियोफिलिक कंप्लीट होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाऊंगा रिएक्शन विथ मेटल्स। मैंने आपको बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन जनरली 3 होते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कंप्लीट होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स की। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया लेक्चर को, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, नहीं बना तो उसको समझा, जाना, कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं उसको समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में बात करूंगा कि कैसे वो जो एल्काइल हैलाइड है लिथियम के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है। मैं एक रिएजेंट की बात करूंगा, वहाँ पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वहाँ पे एक प्रोडक्ट के रूप में एक रिएक्टेंट का, एक रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उस चीज़ की मैं बात करूंगा। उसके बाद हेलो एरेंस आएगा, उसके बाद यह टॉपिक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। रेडी टू रीच चैनल के माध्यम से मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ, हम जो आपस में पढ़ रहे हैं, आपस में इस कंसेप्ट को जान रहे हैं, होप ये सब आपको अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। आई एम द चेंज, बी द चेंज।